हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और डेली के बेसिस पे जैसे कि आपको मालूम है कि पीआईबी और सांसद टीवी के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हम लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं यहाँ हमारी क्लास से आपको चीज़ें ऑलमोस्ट 100% मिल सकें। ठीक है। और इसी के लिए हम कोशिश ये भी करते हैं कि डेली आपसे 4 से 5 टॉपिक, कभी कभी 2 टॉपिक भी होते हैं। जैसे कल हमने देखा 2 टॉपिक हमने करवाया, लेकिन 2 टॉपिक जब करवाया ना ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए थे। एक कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे गांधी गांधी अपने आप में एक पूरी बुक है, तो अगर कभी गांधी के बारे में टॉपिक आया तो हम ये नहीं करेंगे कि हम पर 3 टॉपिक 3 क्लास किए जा रहे हैं। तो एक बैलेंस बनाने की नीड है, तो ये बैलेंस कोशिश करते हैं कि हम लोग एटलीस्ट कम से कम 3-4 टॉपिक कर लें। और क्योंकि आ, एक टॉपिक के बारे में आपको पूरा डेप्थ से अच्छा ये है कि उसके बारे में एक ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती है ना वो आप जान लीजिए। और उसके बाद आप जितने मल्टीपल टॉपिक्स आप कवर करते हैं उतनी पॉसिबिलिटी ये है कि आप उतने अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस 100 पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चंस के बारे में 5-6 क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कोशिश कीजिए थोड़ा सेशन को शेयर करने का अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि थोड़ा और भी रिचमेंट हो सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज मेरे पास 2 से 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक आज मेरे पास में है, लेकिन तीनों टॉपिक आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। क्या है टॉपिक, चलिए बात करते हैं। तो ये हमारा है एक रिपोर्ट के बारे में। और कौन सा रिपोर्ट ये है? ये रिपोर्ट आपका है गतिशील भूजल संसाधन आकलन आकलन रिपोर्ट के बारे में, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना ये भी पड़ता है कि प्रीलिम्स में बेसिकली आपको फोकस जो ज्यादा करना पड़ता है वो यहाँ करना पड़ता है कि प्रीलिम्स में जो भी कॉन्सेप्चुअल हो गया प्लस रिपोर्ट्स इंडेक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट के अलावा और भी कुछ इनके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इनके उद्देश्य क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखा भी गया है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले जीएस पेपर 3। अब पेपर 3 में भी कहाँ में ये कवर होगा? तो पेपर 3 में आपने अगर इन्वायरमेंट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो ये आपका टॉपिक वहां से कवर होगा। भूजल है, ठीक है, लैंड की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन हो जाएगा। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, खबरों में क्यों है? हाल ही में क्या हुआ कि हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्ट्री है, यानी जो मंत्री है, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने कैच किया, पूरे देश के लिए, कंप्लीट। तो स्टेटमेंट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो आपका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्टेट की तरफ से रिलीज किया गया है, ये एक स्टेट एक राज्य का रिपोर्ट है ना। क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। यहाँ आपको लगता है सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, देश के लिए किया गया, लेकिन जब एग्जाम में जब यही स्टेटमेंट बना के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचिए कि यूपीएससी अगर आपको कोई यूपीएससी चेयरमैन अगर आपको बोल दे कि यूपीएससी में ना हम लोग टफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, सिंपल होता नहीं, सिंपल को टफ बना के पूछते हैं, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, बोला सर ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। लेकिन वही बात अगर हम बोलेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो क्योंकि हम इस आधार पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वो बहुत सारे जो अपने एक्सपीरियंस जो अनुभव बोल सकते हैं हमने यहाँ पर लगाए बोल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये आप आकलन जो कर रहे हैं मेरे तरफ से वो सही है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि जो हम समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं उसके ऊपर सटीक रहे, एक्स्ट्रा ना जाए। अगर थोड़ा सा ये बात अगर मान लेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने ये तो रिपोर्ट जारी कर दिया, क्या है इस रिपोर्ट में? कुछ बिल्कुल एक टू द पॉइंट होते हुए हम लोग चीजों को समझेंगे। मेरे पास टू द पॉइंट है, लेकिन आपको लिखना ही नहीं है, ये डेटा आपको काम आएगा, लेकिन समझते हुए हर एक पॉइंट को समझेंगे। क्या ये पॉइंट है, क्या आपने लिखा है कि सर बीसीएम क्या है? ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर। जब हम लोग वाटर को मेजर करते हैं ना, जल को कैसे मेजर करते हैं? क्यूबिक में। तो बिलियन क्यूबिक, क्यूबिक में किसको करते हैं? वॉल्यूम जिसका होता है, जिसका आयतन होता है ना। तो यहाँ पर वाटर को यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार
कुछ बातें की गई, ठीक है, कुछ हाइलाइट्स बताया गया। ये हाइलाइट्स क्या है? ये हाइलाइट्स ये है कि सबसे पहली बात ये बोला गया कि जितना हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, अब रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रेन वाटर है इसके थ्रू से जो पाइप को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड ग्राउंड में, इसके जरिए भी रिचार्ज करते हैं। फिर हम लोग जो आर्टिफिशियली हम बोल सकते हैं कि रिवर या फिर और बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उसके जरिए भी कहेंगे कि रिचार्ज कर लेते हैं। फिर भी जो हम रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका डेटा निकाला गया। उसका डेटा जब निकाला गया तो ये देखा गया कि डेटा के अकॉर्डिंग कि हम लोग एक साल में 2021 का ये डेटा है बेसिकली, लेकिन इसी के आसपास डेटा होता है। 2021 का ही डेटा बेसिकली जो हम लिखे हुए उसका डेटा है, रिसेंट है, लेटेस्ट भी है। अब जब आप एग्जाम देंगे तो 23-22 वाला आएगा तब तक, क्योंकि इस टाइम भी आएगा, नवंबर का टाइम ही आएगा, तो उस टाइम में आपका मेंस हो चुका रहेगा। तो यानी इस डेटा से आपको काम चलाना है अभी, तो इसको लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम लिख रहे हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है, आंख बंद के लिखिए, बिल्कुल आंख बंद कर ट्रस्ट कीजिए। हम वहां से उठ के भट्टी से आए जहाँ गलती हमने की, बहुत ज्यादा गलती की, और उस गलती से सीख कर वो आपको बता रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। एक सफल आदमी आपको कभी सफल नहीं बनाता। एक जो हारा हुआ इंसान जो होता है, ऐसे हारे हुए इंसान नहीं है, ठीक है, मतलब हमने उसको एक्सपीरियंस हमने किया है, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब सर आप हारे हुए क्या है, तो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर इतना जो वाटर हम लोग रिचार्ज करते हैं एक साल में, और 239.16 जो क्यूबिक मीटर है वो हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं, हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि हम लोग उसको ग्राउंड से निकाल लेते हैं यूज करने के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि 237 जो 0.60 है, और उसमें से ऑलमोस्ट 50% से प्लस ही है ना, 50% से ज्यादा ही है जो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में एक अच्छी बात ये बोली गई, ठीक है, हम लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं, वाटर की यूज भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये अच्छी बात ये है कि हम लोग पिछले साल के कंपेयर में, यानी पिछले साल यानी 2021 के पहले साल 20 के कंपेयर में, ये जो एक्सट्रैक्शन है वाटर का, यानी वाटर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, रिचार्ज के कंपेयर में ये इस बार थोड़ा कम हुआ है। जितना ग्राउंड वाटर वाटर से भरा रहेगा उतना बढ़िया हम लोग के लिए, उतना ही वाटर जो ना आगे फ्यूचर जो जनरेशन उसके लिए अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग वाटर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, बस थोड़ा कुछ पॉइंट का अंतर है, कुछ नंबर का अंतर है, कुछ ही पॉइंट का, मतलब 39 यहाँ पर है, तो पिछले साल 230 के आसपास कुछ था, 225 के आसपास कुछ था, इतना। तो ये एक पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव बोल सकते हैं, बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि तो नहीं है लेकिन छोटी सी है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया न्यूनतम, क्या न्यूनतम, देखिए लोएस्ट एक वर्ड है, लोएस्ट ये सिंपल लिखा हुआ है, लोएस्ट कोई मेरे पीडीएफ देख ले तो वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, जो पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ है जो अपने हाथ से बना उसकी समझ में आएगा। जो कंटेंट राइटर भी होगा वो भी बना नहीं सकता है, ठीक है, तो अपने हाथ से बनाए हुए सिंपल बात है। तो यहाँ लोएस्ट का मतलब ये हुआ कि 239 जो हमने अभी ये जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, पिछले साल कंपेयर में इससे भी ये कम है, यानी कि ये जो है ना ये कम हुआ है, ठीक है, ये कम हुआ पिछले साल थोड़ा, अच्छा हम उल्टा बोल दिया, पिछले साल तो ज्यादा हुआ था एक्सट्रैक्शन, अभी थोड़ा कम हुआ है, ये लिखा गया लोएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ग्राउंड वाटर का जो यूज है, उपयोग है, वो हम लोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, हम लोग मैक्सिमम करते हैं 87% जो है सिंचाई में करते हैं, इरिगेशन में करते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा मैथमेटिक्स आप लगाइए, 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर है, या 400 ही मान के चलिए, इसके 87% कितना होगा, या 80% कितना होगा, चलिए इतना छोड़िए। तो अगर 400 आप ले रहे हैं तो इसके 80% मेरे ख्याल से 320 होगा आसपास, है ना, 320 ही होगा अप्रोक्स। तो 320 आप अप्रोक्स मान के चलिए कि इतना आप सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, आप जो एग्रीकल्चर वहां यूज कर रहे हैं, बाकी जो वाटर है वो आप पीने के लिए करते हैं, या बाकी जो अदर यूजेज होते हैं उसके लिए आप करते हैं। तो 80% ये डेटा है ना, ये आप हम क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपके पेपर 3 में एग्रीकल्चर क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको डेटा कुछ ना लिखना पड़ता है, इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर कितना यूज कर रहे हैं, जब भी आपको लिखना पड़ेगा ग्राउंड वाटर का जो डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, ये घटता जा रहा है, इसके पीछे रीजन ही क्या है। रीजन जब लिखेंगे तो आप तो लिखेंगे पहला कि इरिगेशन में यूज हो रहा है, तो आपका एक डेटा आप लिख देते हैं 87%, तो सोचिए कि सब लोग इरिगेशन लिखेंगे, जो मेंस तक पहुंचता है ना, ये सब डेटा आम होता है लिखने के लिए, सिंचाई लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ये सब लोग लिखेंगे, लेकिन आपका डेटा डिफरेंट कैसे है,
ये तरीका क्लास में, ये डेली क्लास जब आप करते हैं तो आप बीच बीच में जब दिमाग मेरी खुलती है कभी कभी तो आपको मेरे टिप्स देते हैं, तो आप इस डेटा यूज करेंगे। मार्क्स अगर एक्स्ट्रा लाने तो, और एक एक एक्स्ट्रा मार्क्स ना आपको पता नहीं कहाँ टॉप 100 में पहुंचा देगा। ठीक है, यहाँ पर कम ऊंची लिखा हुआ, यानी कम ऊंची यानी कि हाई और लो है इसे बेसिकली, या कॉमा छूट गया, ये कम ऊंचे किया है। ठीक है, हाई लो का मतलब ये हुआ, देखिए जब भी हम बोलते हैं ना कि इरिगेशन या फिर हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ डेटा हम बताना चाहते हैं। डेटा ये है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, खासकर जो ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर का जो वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि कभी कभी जो वाटर है हम लोग ज्यादा स्टोर कर लिए, ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा है, ठीक है, कभी कभी कम भी होता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन बताना चाह रहा है कि ग्राउंड वाटर में ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा ही होता है, कभी कम भी कभी ज्यादा भी। ऐसा नहीं हर साल में इतना ही नंबर रहेगा आपके पास में 437, कभी कम भी कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कम इसको हम शॉर्ट में लिखे, कमर ऊंची लिखे। ठीक है, यहाँ अब हिंदी में कुछ ऐसे कैच किया है, वैसे इंग्लिश में हाई और लो लिखे हैं। ठीक है, नीचे में एक पॉइंट लिखे क्या, 48% जो लिखे ना, ये परसेंटेज भूजल से जलापूर्ति। देखिए, यानी कि वाटर सप्लाई फ्रॉम ग्राउंड वाटर। एक चीज आप ध्यान दीजिए, 48% जो यहाँ पे लिखे ना, यानी कि जो वाटर की जो सप्लाई है, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर से हो रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं, अभी हम पीछे क्या लिखे, 47 सिंचाई के लिए, लेकिन भूजल की जलापूर्ति हम जो लिखे हैं 48%, हम ये लिखे हैं कि आप 48% से जो वाटर है इसकी जो डिमांड होती है, इसकी जो पूर्ति हो रही है, या फिर वाटर की जो आप पूरे वाटर जितना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरे विश्व में जितना हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, इसका 48% जो वाटर है हम लोग ग्राउंड वाटर से यूज करते हैं। एक डेटा यहां से मिल गया आपको कि पूरे वर्ल्ड में, अच्छा मतलब ओशन की पानी है, ओशन जो समुद्र के पानी है, ठीक है, रिवर के पानी है, यहाँ का पानी छोड़कर हम लोग ग्राउंड वाटर का हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। यस, सबके घर में आजकल कुआं होता है लगभग, जब गाँव में आप जाते तो टैप वाटर होता है वो नल बोलते हैं, वो भी बेसिकली ग्राउंड वाटर से ही वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है। ये हो गया, तो 48% डेटा ये निकाला गया, 48% जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी पीने के पानी या फिर डेली यूजेज के लिए, ये हम आपका किसमें हो रहा है, तो ये आपका ग्राउंड वाटर से हम लोग कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, एक डेटा के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 2050 तक में ये जो वाटर, ग्राउंड वाटर जो है इसकी कमी देखी जा सकती है। 2050 आने आने तक में ग्राउंड वाटर जो है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो भूजल आपका है, इसमें कमी देखी जा सकती है। और कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं 50 तक आते थे जो भूजल के जो आपका जो भूजल है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। और अभी हमारे पास में अप्रोक्स 26-27 साल है ना इसके लिए। तो हम लोग रिचार्ज, इसका मेन क्या इसका उपाय हो सकता है, रिचार्ज, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे क्या क्या इसमें चैलेंजेस है, क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड दिमाग में आता है वो अनियमित, यानी कि अनरेगुलेटेड। ये क्या होता है, अनरेगुलेटेड का मतलब ये हुआ कि आप जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं आप उसको रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, आप जितना आपकी मर्जी उतना आप कर रहे हैं, इसमें कोई भी अनियमितता, बोल सकते कि अनियमितता इसमें बनी हुई है, क्योंकि आप जितना यूज कर रहे हैं, आप जितना यूज करना चाह रहे हैं उससे एक्सेस यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये एक चैलेंज हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि सामान्य पूल संसाधन, पूल, ठीक है, कॉमन पूल रिसोर्सेस, ये क्या है, इंग्लिश में भी इसका वर्ड देखिए, इसका वर्ड ये है कि जो भी ग्राउंड वाटर है ये सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं किसी के लिए है, मतलब एक धर्म के लिए एक धर्म के लिए नहीं है, एक कास्ट के लिए एक कास्ट के लिए नहीं है, ये सभी धर्म के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड बोला गया, ठीक है, जैसे आप अगर मेंस आंसर लिखते हैं तो आप इसे वर्ड यूज कर सकते हैं। आपका आंसर अलग दिखे, पढ़ते सब लोग है, ठीक है, आप बस दिमाग में भी सोचिए यूपी से निकालना है तो ठीक है, एक एक गृह मंत्री यही है कि आपको मार्क्स कैसे लाने बस। अब उस मार्क्स लाने के लिए आपको जो भी करना पड़े ना, और जो करना पड़े, और बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन क्या क्या होता है ना कि ज्यादातर मतलब हम लोग वो चीज करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन क्लास में देखे कि
शायद कुछ दिन पहले क्लास थी, क्लासेस थोड़ी सी मेरी एक्सटेंड हो गई है ना, मतलब 1 घंटे प्लस हो गई। अब वहाँ पर स्टूडेंट, अगर हम भी कभी नहीं चाहेंगे स्टूडेंट कभी किसी टीचर का फैन बने ना मेरा, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लास में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें मालूम है सर लाइव नहीं है, और इसके लिए सर क्लास में चैट करना ये इंडिकेट कर रहा है, और कभी कभी चैट बहुत ज़्यादा होता है कुछ ऐसे भी। और देखिए जब लाइव वॉचिंग ज़्यादा आएंगे, प्रीमियर भी चलता है तो उसमें भी आजकल मतलब व्यूज बढ़ रहे हैं, और ये सपोर्ट आप ही का है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो कि आपको डाइवर्ट करेंगे, है ना। सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले हम देख रहे थे तो ये में दिखा कि कुछ स्टूडेंट आते हैं जानबूझ के चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कि आते हैं ओनली पढ़ने के लिए, चैट ऑफ पूरा, कोई गुड इवनिंग, कुछ गुड बाय नहीं। और ये सही है, ये सही है, ठीक है। आप आ रहे हैं ओनली पढ़ रहे हैं निकल रहे हैं, डाइवर्ट नहीं हो रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि व्यूज बढ़ेंगे, लाइव वॉचिंग आएंगे, और ये भी आप बढ़ भी रहा है, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट से। तो जरूर ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, कुछ बातों में उलझा के रखेंगे, कुछ बातों में आपको इन्वॉल्व रखेंगे। तो थोड़ा आपको अपने आप में अलर्ट रहना होगा, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना होगा। सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप इन्वॉल्व ही मत होइए। चैट को ऑफ जब देखिए मत, क्यों देखेंगे, वो एक बार दो बार कुछ लिखेगा चला जाएगा, ठीक है। रहा ब्लॉग का तो मेरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आप रिस्पॉन्स करेंगे तो वो चाहता है कि आप वो आप रिस्पॉन्स कीजिए और आपसे वो चैट करें। डाइवर्ट, आपका माइंड डाइवर्ट के, और आप ही जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि 1000 फॉर्म होता है, वैकेंसी होता है 1000 में। जो इंसान इससे बच गया वही आगे जाएगा ना, जो डाइवर्ट हो रहा है तो वो कहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सामान्य पुल संसाधन यानी कि आप कॉमन पुल रिसोर्सेज, आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो भूजल है यानी ग्राउंड वाटर है वो सबके लिए है, ये सब कॉमन है, सामान्य, ठीक है, कॉमन है सबके लिए। और कॉमन पुल यानी कि उसको पुल करना, ठीक है, यानी वाटर को पुल करने की, ये रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। तो ये ऐसा है सबके लिए कॉमन है, यानी सबको पुल यानी कि नीचे से, इसका मीनिंग वही है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में इससे एक बोलते एक स्लोगन की तरह लिखा गया, कॉमन पुल रिसोर्सेज है, कौन सा, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का हम लोग मान के चलते हैं कि ये सामान्य पुल संसाधन है, या कॉमन पुल रिसोर्सेज के तौर पे इसको मानते हैं, ताकि क्योंकि ये सब लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा संसाधन जो कि आप सब लोग यूज कर सकते हैं। और ये ग्राउंड वाटर में ऐसा नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का कोई इसमें भेदभाव इसमें नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक चैलेंज है, यहाँ तो यहाँ पे लिखा है समस्या में, ये एक समस्या है। जो बोलते हैं ना, आपको अगर थोड़ा बहुत मालूम होगा, अरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा होगा। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, या अरस्तु, जो इसका नाम सुनेंगे आप, ठीक है, वो कहते हैं कि जो चीजें कॉमन होती है, आपने पीएसआई पढ़ा होगा, वेद से आपको पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो पीएसआई फैकल्टी हम भी है, लेकिन मेरी इंग्लिश से है, ठीक है, अभी इंग्लिश से क्लास होगी तो वो हम लेंगे इन बाइलिंगुअल की क्लास। तो वो कहते हैं कि जो चीजें कॉमन होती है, थ्योरी प्रॉपर्टी में बोला गया ये चीज, जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन है, वाटर कॉमन है, यानी कि वाटर यहाँ पर सबके लिए है, सार्वजनिक है, तो ये किसी की नहीं है। और जो किसी की नहीं होती है उसका जो डिस्ट्रक्शन है, उसका नुकसान है, या उसका बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लोर करना, वो ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा होता है, और इससे फिर वो जो संसाधन है उसकी कमी होती है, ठीक है। ये हो गया। अत्यधिक उच्च सिंचाई यानी कि इरिगेशन ज़्यादा होता है, ये भी एक समस्या बना है, इसलिए ग्राउंड वाटर ज़्यादा नीचे जा रहा है। प्रबंधन प्रणाली यानी कि आप मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, इसलिए ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर की कमी है, ज़्यादा देखी जा रही है। जागरूकता पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हर चीज में, चाहे हर एक, आप मैक्सिमम बहुत सारा जो चैलेंजेस होते हैं ना, इसमें एक बड़ा कारण होता है जागरूकता का, अवेयरनेस का। अवेयरनेस से आप ये लगा सकते हैं दिमाग में कि लोगों को अवेयर ही नहीं है कि वाटर जो है ना ग्राउंड वाटर में, ये तो लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं कि नीचे बड़ा एकदम समुद्र की तरफ वाटर अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, आप करंट अफेयर्स क्लास कर रहे हैं, मेरी क्लास कर रहे हैं, तो आपको मालूम होता है हाँ 70% तो ऊपर में वाटर है, नीचे का क्या, नीचे का क्या होता है। तो नीचे में जब हम लोग रिचार्ज करते हैं, रेन वाटर होता है, बारिश होती है उससे रिचार्ज होता है, कुछ थोड़ा बहुत जो रिवर ओशन से कुछ रिचार्ज हो गया तो बहुत है, नहीं तो रेन वाटर से होता है ना। तो ये रिचार्ज का जरिया है, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है। तो जागरूक करने की
ये जरूरत है, ये एक समस्या हो गया। आर्सेनिक ये प्रदूषण है यहाँ पर, ठीक है, संदूषण ये सब लिखेंगे आप यहाँ, जो प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण जो है ना ये हो गया। देखिए जो ग्राउंड वाटर है इसको भी हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। किस तरीके से? ग्राउंड वाटर में हम लोग सपोज कीजिए कुछ केमिकल चला गया, और अभी आपने सुना भी होगा आर्सेनिक का मामला, ठीक है। आर्सेनिक एक केमिकल कंपाउंड है, और अगर ये वाटर में मिलता है तो आपको गंभीर बीमारी हो सकती है, ठीक है, वाटर डिजीज जिसको बोल सकते हैं, वाटर से होता है। तो आर्सेनिक की मात्रा थोड़ी बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है एक मिनिमम में, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर इसकी अमाउंट थोड़ा एक्सेस हो जाए तो ये फिर नुकसान पहुंचाता है, इंसान की जान भी चल जाती है। तो आर्सेनिक की जो अमाउंट है, जो मात्रा, ये बढ़ती जा रही है, और जब हम ये बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि वाटर जो है ना वो पॉल्यूट हो रहा है, या जल जो प्रदूषण हो रहा है। और ग्राउंड वाटर में आप जब भी ग्राउंड वाटर जब अब इसको निकाल के कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो उसमें ज्यादा ही होता है पीने का। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, चाहे ग्राउंड वाटर पी रहे चाहे फिर टैप वाटर, आप जहाँ खा पानी, ठीक है, लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि आपको हर एक वाटर को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सबसे अच्छा मिट्टी का होता है, और उसको आप अगर बॉयल करके पीते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो उसमें आपकी जो आर्सेनिक की जो इशू होती है वो आपका थोड़ा दूर हो जाता है। जल विज्ञान चक्र, अगर हमें चाहिए कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, ठीक है, इसे बचा के रखना चाहिए, तो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि बारिश के पानी को स्टोर करना। जितना स्टोर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हम लोग यूज कर ले, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना स्टोर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, या उसके आसपास भी यूज कर रहे हैं, ये समस्या है। और अगर ये समस्या होती है तो हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जल विज्ञान जो चक्र है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ वाटर तो कम से कम जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा ना, फिर वो रेन लाएगा, है ना, कुछ वाटर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल बनेगा नहीं, जब ये साइकिल बनेगा नहीं तो फिर आपका समस्या होगा। तो चुनौती में आप इतना लिखते हैं एग्जाम में, और टू द पॉइंट हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको टू द पॉइंट लिख लेते हैं तो याद रहेगा, सेंटेंस याद नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कौन कौन से जो पहल है या इनिशिएटिव है सरकार ने लिए हैं। सरकार ने कौन कौन से अभी तक लिए हैं, और वो इनिशिएटिव जो है ना क्या मतलब सफल हुआ है। तो यहाँ सफल के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो एग्जाम में आपको इनिशिएटिव लिखने पड़ते हैं, अगर आपको आइडिया ना हो तो, है ना। तो सबसे पहला अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में आपको मालूम है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के रिगार्डिंग स्टेप्स लिया गया, जागरूक करने की बात की गई इसमें, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया। दूसरे में आपका जल शक्ति अभियान, ठीक है, और तीसरे में आपका अमृत है, अमृत, ठीक है, अमृत है, ये वाला अमृत, ये अमृत। अमृत में बेसिकली फोकस पता है कहाँ किया गया, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे जब ये आपका बेसिकली लॉन्च हुआ था। अमृत में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बेसिकली अर्बन एरिया के लिए, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के लिए। वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के जो रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ग्राउंड वाटर तो होता ही नहीं है शहर वाले इलाके में। गाँव में चले मिल जाता है, लेकिन वहाँ तो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी कुछ बचे कुछ है ना उसको भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें अमृत मिशन और जल शक्ति अभियान, इस अभियान में सबसे बड़ा जो फोकस किया गया ना, इस अभियान में जागरूक करना लोगों को पेड़ पौधे और लगाने के लिए, यानी कि अफॉरेस्टेशन को बोलते हैं। पेड़ पौधे लगाने से जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वाटर एब्जॉर्ब करने का। तो इसमें ग्राउंड वाटर और भी रिचार्ज होता है। जितना आप ट्री लगाएंगे, जितना प्लांटेशन करेंगे, जितना उतना ग्राउंड वाटर आप सोचिए कि आप अल्टीमेटली आप इसको रिचार्ज कर रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि ट्री को होल्ड करने की जो कैपेसिटी मिट्टी पे होता है, मिट्टी को अगर सूखा हुआ फिर दिक्कत है, तो इसको थोड़ा नर्म रखने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर चाहिए यानी कि ग्राउंड वाटर चाहिए। तो ये हो गया, आपका हो गया अमृत मिशन हो गया। अब क्या हो सकता है आगे बढ़ने की रास्ता, क्या हो सकता है? तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली बात कि एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन ढांचा। जब भी हम लोग बात करते हैं ना, खासकर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड वहां वर्ड यूज किया, मतलब कि हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट भी, एनजीओ भी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, पब्लिक भी, कम्युनिटी भी, जो भी सोसाइटी है, जो ट्राइबल आदिवासी जो लोग हैं, या सबको एक साथ मिलके पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो भी पॉलिसी बनाते हैं सबको एक साथ मिलके यहाँ पर वाटर को, यानी वाटर जो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की नीड है, ताकि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। ये तो चले बोलने में आसान लगता है, आप एक फ्रेमवर्क बना दो, ऐसे कर दो, लेकिन आप बनाएंगे कैसे? प्रैक्टिकली आप कैसे बनाएंगे? क्या करने वाले हैं? तो जब भी आप इसे पॉइंट लिखें तो 2-3 पॉइंट ना इसे निकाल के कुछ लिख दिया कीजिए।
आप आंसर क्या इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट आप सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट हम कर सकते हैं। आप इसमें किस तरह का ढांचा बना सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए आपको मालूम है कि जो रेन वाटर है इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। पहला तो ये करो, पहला ये करो कि आप जो रेन वाटर यानी जो रेन वाटर है यानी जो बारिश की जो पानी है ना, बारिश की जो जल है, इसको आप पहले अच्छे से इसके लिए मैनेजमेंट करो। यहाँ जाने से पहले आप उसकी मैनेजमेंट पहले उसको कर लो। दूसरी बात यहाँ पे ये कि रेन वाटर बाद में जो ग्राउंड वाटर है हम लोग शहर में फोकस ही नहीं करते हैं। हम लोग थोड़ा सा कुछ हार्ड रूल्स बनाने चाहिए जो खासकर गांव और शहर दोनों के लिए हो, कि हम लोग ग्राउंड वाटर को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। आप आजकल देखेंगे कि आप हर गांव में जो नल है वो लग जाता है टैप वाटर के लिए, जो ऐसे चलाते हैं। ये ठीक है, वहाँ सही है, मतलब वहाँ सही है जहाँ पर बोल सकते हैं वाटर की कमी है। लेकिन वहाँ भी लगता जा रहा है जहाँ पर लोग अपने अपने घर में लगा लेते हैं। ये भी दिक्कत होती है। तो ये जो समस्या है ना, इसके ऊपर जो एक स्ट्रांग वॉचिंग होनी चाहिए, इसमें अच्छी से ऑडिटिंग होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मिस यूज इसका हो रहा है। गाँव में भी आप अगर एग्जाम्पल हम बता दें, मेरे गाँव की बात है, ठीक है। एक किसी घर में है, ठीक है, वो उसको बाउंड्री करके कैप्चर कर लिया, फिर दूसरे वो एक दो तीन घर छोड़ के फिर आगे फिर एक नल बना हुआ है। ये भी ऐसा होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं जो आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे, और डेली लाइफ में जब आप देखते होंगे तो उसको बस रिलेट करना है एग्जाम्पल में। और यही रिलेट जब करते हैं तो आपके क्वेश्चंस का आंसर और इनहेंस करता है और अच्छा दिखता है। ठीक है। मतलब हवा हवाई वाले जो बातें हैं ना वो थोड़ा कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल वो आप दिया कीजिए, क्योंकि जो चेक कर रहा है ना वो जानता है कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के पेपर लिखे हैं। वो देखना चाहता है कि आप बोकिस लैंग्वेज लिखे या फिर वो आप एग्जाम्पल दिए जो कि रियल लाइफ से है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसलिए बुक्स को पढ़िए, ये चीज पढ़िए, लेकिन एग्जाम्पल वो दीजिए जो अपने डेली लाइफ में आप उसको फील करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास में जल संवेदनशील शहरी डिजाइन को अपनाना। देखिए अगर यहाँ पे एक वर्ड है सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, ये जो वर्ड है ना संवेदनशील शहरी डिजाइन, शहरी भी है यानी कि जो अर्बन एरिया है, जो शहर एरिया है, वहां पर सेंसिटिव यानी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पर वाटर का जो एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको रोकने के लिए वाटर एक को बोल सकते हैं कि पूरे जो अर्बन एरिया है उसको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कि उसे ये समझाना पड़ेगा कि यार वाटर को आप लोग इसको एक वाटर एज ए लिविंग एंटिटी आप मान चलिए, जितना आप इसको यूज करेंगे उतना ग्राउंड वाटर से कम होगा, उसको अवेयर करने की नीड है। तो ये भी हमें इसको भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है, इस डिजाइन को। क्योंकि शहर में क्या होता है ना कि लोग वाटर को थोड़ा सा कम यूज करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ग्राउंड में है नहीं। तो यही चीज जो डिजाइन है आप तो गाँव में ले आइए, जो छोटे मोटा वहां लिए ये हो सकता है। जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रावधान यानी कि प्रोविजन फॉर वाटर रिसाइकल एंड रीयूज। ये तो आप दो वर्ड समझते होंगे रिसाइकल और रीयूज के लिए, कि वाटर का रिसाइकल और रीयूज आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6 8 में आपने पढ़ा होगा कि रिसाइकल कैसे रीयूज कैसे करते हैं वाटर का। ठीक है, वाटर है, इसका वाष्पीकरण हुआ, एवापोरेट हुआ, ठीक है, फिर बारिश होती है, फिर नीचे आती है, ठीक है, नीचे से फिर होती है, तो आप यूज उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा यूज करना यानी कि आप छोड़े नहीं उसको वाटर को, मतलब वाष्पीकृत होने के लिए, तो ये चीज दिक्कत हो सकती है। तो पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग ये भी एक वर्ड हो गया जो कि आप इसमें आगे की राह में लिख सकते हैं, है ना। वर्षा जल संचयन की रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि अब जो इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था उसमें आप लिख सकते हैं कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है ये एक सबसे एक बेहतर विकल्प हो सकता है इसके लिए, कि आप जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। तो यार इतना में से 50% का आपको याद होता है, 50% ज़्यादा नहीं। ये सब याद रखना मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में आप अभी तो आपने याद कर लिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। 20 क्वेश्चन के आपके मेंस की बात करें, प्रीलिम्स से तो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 20 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन को 150 250 वर्ड में लिखना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और उसके लिए आप ऑन द स्पॉट कम टाइम में लिखने की हैबिट, बहुत टफ ये टास्क है। और उसमें भी आप अगर हिंदी से लिख रहे हैं तो आप कुछ तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, कुछ ना लिखे। हिंदी मीडियम क्या होता है कि लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है कि यार हिंदी तो लिख ही सकते हैं, और वहाँ लिखने के बाद कुछ तो लिख ही लेंगे। ये चीजें जब कॉपी चेक होती है ना तो दिखा जाता है कि ये कॉपी लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है, आंसर से मतलब नहीं है। आंसर कहाँ और आंसर और क्वेश्चन का आंसर कहाँ, आंसर अकॉर्डिंग है ही नहीं, मतलब पूरा पैराग्राफ फॉर्म में भर दिया गया है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है।
आप क्वेश्चंस के जब आंसर लिखते हैं तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, एक जिससे क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसका सब हेडिंग बनाइए, टू द पॉइंट लिखिए, एग्जांपल लिखिए। कभी हम आंसर राइटिंग, अभी तो अब प्रीलिम्स आने वाला है तो अभी तो चांस है, फिर भी कभी हमें मौका मिलेगा तो आपको हम दिखाएंगे लिखते कैसे हैं, टू द पॉइंट लिखते कैसे, मार्क्स वहां से मिलते हैं, लिख सब लोग रहे हैं, मार्क्स कुछ ही लोग मिल रहा है, क्या रीजन है? रीजन यही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। और यस, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका है जो एज ऑफ कंसेंट को लेकर है फॉर एडोलसेंट। एडोलसेंट क्यों होता है? ठीक है, एडोलसेंट जब हम बोलते हैं यानी कि अंडर 18, यानी 18 तक, ठीक है, अंडर 18 तक। और चाइल्ड इशू बोलेंगे तो 14 तक में, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा होगा चाइल्ड के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, तो 14 ईयर्स एज की हम बात करते हैं उसमें। लेकिन 14 से लेकर 18 तक का जो एज है वो होता है एडोलसेंट, यानी किशोरी होता है, ठीक है। किशोरावस्था बोल सकते हैं, किशोरों के लिए सहमति की आयु। क्या है पूरा मुद्दा, इसको समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है ना कि एक कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया, याचिका। और उस पिटीशन में ये बोला गया कि क्या होता है कि हमारे पास में आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है ना। तो इंडियन पिनल कोड 1961 जो है आपका है, उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर आप किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो अगर आपका एज उसका अंडर 18 है, 18 से कम है, तो ये एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से और सुनिए, ये पूरा नहीं हुआ है, 18 के बाद है, ठीक है, ध्यान से, 18 के बाद है, 18 के बाद है। अगर आप सहमति ले लिए हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप सहमति उससे ले लिए हैं फिर आप संबंध बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 के बाद में, ठीक है। 18 के बाद है, सहमति आपने नहीं ली है, यानी कि जबरदस्ती यानी रेप, है ना, शॉर्ट में बोल सकते हैं, तो इसमें आपके लिए प्रावधान तो है रेप का। लेकिन पेटिशन जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, उन्होंने पता क्या किस चीज का डाला पेटिशन कि 18 से कम उम्र वाले जो किशोर लोग हैं, यानी कि 14 से 18 के बीच में, यानी 16 के बाद नाम बोला गया, 16 साल की उम्र में भी अगर कोई कंसेंट ले रहा है, ध्यान सुनिए इस चीज को, 18 में कंसेंट लेना कोई दिक्कत नहीं है, या 18 के बाद में बोल सकते कि कंसेंट लेकर संबंध बनाना कोई गलत नहीं है। ये कहाँ पे लिखा? आईपीसी में लिखा हुआ है। दूसरी बात कि 16 यानी 18 से कम 16 एक उम्र ले लेते हैं, तो 16 उम्र वाले में 16 की जो उम्र है, इसमें अगर उसकी कंसेंट लेते हैं, उसकी कंसेंट यानी कि उसकी जो सहमति लेते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी क्या है, आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है, धारा के अकॉर्डिंग, कि अगर आप 16 है, अगर आप उससे ले लेते सहमति या नहीं भी लेते सहमति, बात बराबर माना जाएगा। आप सहमति लेने के बाद आप संबंध बनाते हैं, यानी कि अगला पार्टी एग्री है फिर भी बनाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये अपराध माना जाएगा। और इसी में एक यंग, अब ये काम कौन कर सकता है? जो हाईकोर्ट चला गया, कर्नाटक हाईकोर्ट, कौन कर सकता है? एक यंग ही लड़का होगा, उसी को चाहिए, उसी खुजली मची हुई, तो वो चला गया कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि 16 साल की उम्र के साथ भी संबंध बनाने के लिए अगर सहमति नहीं भी लेते हैं या ले भी लेते हैं, ठीक है, या ले भी लेते हैं, ठीक, सहमति ले लेते हैं, तो ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। इन्होंने इस बात का कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल कर दिया। अब सुनिए ट्विस्ट, अब इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। अब यहाँ आपको जो कॉन्टेक्स्ट है खबरों में क्यों है ये समझ में आएगा। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, पॉक्सो की हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा, दायर एक मामले के को खारिज करते हुए कहा कि भारत की विधि आयोग को किशोरों के लिए सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करना चाहिए होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जो आपके लॉ मिनिस्टर है, कि यहाँ आपके लॉ कमीशन है, यानी कि जो कानून आपने कहाँ लिखा, ये विधि आयोग जो है, विधि आयोग को एक बार इसमें पुनर्विचार करने की नीड है कि 16 हो सकता है। मतलब हाई कोर्ट ने भी हाँ भरी है, लेकिन हाई कोर्ट से थोड़ी होगा अकेले, वो सरकार को ही बोलेगी ना कि आप इसके रिगार्डिंग जो पोक्सो एक्ट है, आप पोक्सो एक्ट में बेसिकली क्या है, इस पोक्सो एक्ट का मेन जो पर्पस है, मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये कि जो भी एडोलसेंट है, यानी कि जो भी अंडर 18 है, इसको एजुकेशन, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी जो इमोशनल हो गए, ठीक है, इनकी जो मेंटेलिटी हो गई, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको देखभाल करना। वो कैसे होगा? हर एक्टिविटी
मतलब उनके साथ में कुछ सेक्सुअल एब्यूजमेंट ना हो, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, तो उसको बचाने का है। तो ये इसके तहत बोला, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में भी अब ऐसे जो किशोर है यानी अंडर 18 है, अंडर 18 यानी कि पॉक्सो एक्ट में आ गया। पॉक्सो एक्ट में कुछ भी अगर अंडर 18 के साथ होता है तो ये इसमें कवर हो जाएगा। तो पॉक्सो एक्ट में भी बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अंडर 18 के साथ में अगर आप सहमति लेते भी है या नहीं भी लेते हैं, नहीं लेते तो होगा ही, ठीक है, वो तो डेफिनेटली होगा, लेते भी है तो ये आपका अपराध माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये मालूम चल गया कि कहानी क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा है और किसके लिए कहा है, और उन्होंने किसके फेवर में थोड़ा बहुत बात रखी है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि आगे क्या और बोला गया। इसी पॉक्सो एक्ट को, पॉक्सो एक्ट जो ना, जो कि 2012 में आया था, और इस एक्ट को, इस अधिनियम को 2019 में संशोधन किया गया। और जब इसमें संशोधन जब किया गया, इन 3 साल पहले की बात बोल रहे हैं, इसमें और भी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट रखे गए, और भी मतलब जो दंड के प्रावधान है उसको और मजबूत किए गए। इसमें जब ये 19 जब किया गया ना, तो इसमें दंड के जो प्रावधान है और भी इसको बढ़ा दिया गया, दंड के प्रावधान इसको और भी बढ़ा दिया गया। दूसरी बात कि क्या इसमें समस्या है, क्या इसमें चिंता है। तो क्या होता है ना कि पॉक्सो एक्ट के तहत में ये तो अब मामला जो गवर्नमेंट है और उसके हाथ में चला गया, लॉ कमीशन को बोला गया, तो लॉ कमीशन देखेगी, ठीक है, अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या इसमें समस्या है, अगर मिल जाए, मान चलिए कि 16 साल की उम्र वाले को अगर सहमति मिल जाती है कि आप उसके सहमति से संबंध बना सकते हैं या अपराध कैटेगरी नहीं आएगा, तो क्या समस्या हो सकती है। थोड़ा सोचेंगे तो आप भी कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कानून का दुरुपयोग होगा, है ना, कि जो कानून बनाए गए हैं अंडर 18, एक टाइम डिसाइड किया गया ना कि 18 तक में आप, और पता है क्या होता है, जब आप कंसेंट लेते हैं ना, और जब अपराध करार होते हैं, या फीमेल के साथ में एक 16 ईयर कोई फीमेल है और 16 का कोई आपका, या 18 का मान चलिए कोई आपका मेल है, तो गर्ल ने कंसेंट दे दिया, सहमति का दे देती है और संबंध बनाता है फिर भी, तो यहाँ पर गुनहगार फीमेल होती है। अब इस पॉक्सो में लिखा हुआ है, मेरी गलती नहीं है, ये पॉक्सो में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें लगता है ये चीज थोड़ी सी बदलना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। एक किसी के ऊपर भी अपराध का पूरा जिम्मा ठोक देना, ठीक है, ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो इक्वलिटी पर फोकस करना चाहिए, दोनों पर, दोनों जिम्मेवार हैं यहाँ पर, दोनों पर, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ना जाते हुए हम लोग यहाँ आगे आते हैं। कानून का दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है, प्लस इंडिपेंडेंस या फ्रीडम बोल सकते हैं, या लिबर्टी, और जो प्राइवेसी है, लिबर्टी प्राइवेसी। अब क्योंकि अब 16 एज की है, अब एक क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा ना यार, 18 में हम लोग एडोलेसेंट कराते हैं, इसमें से बात की जा रही है यहाँ पर बस सहमति की, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज नहीं होगी एडोलेसेंट का, जो किशोरावस्था जो बोलती है 18 तक में, ये चेंज होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बोला जा रहा है बस सहमति का। तो ये प्राइवेसी का इशू होगा, फिर गोपनीयता, या फिर लिबर्टी का, एक लिबर्टी का भी इशू हो सकता है अगर ये मालूम चलता है तो, ठीक है, ये चैलेंजेस आ सकते हैं। फोर्थ में ये है कि ठीक है, अगर ये हो भी जाता है तो कभी कभी ये भी होगा कि आपने कंसेंट नहीं दिया और फिर ये आपका मतलब चीजें एक अपराध हो गया, ठीक है, और उस अपराध में को लेकर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो जजेस के पास भी अदालत के ऊपर जो बोझ बर्डन है ये भी तो बढ़ेगा ना, ये भी एक समस्या निकल के आ रही है, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे न्याय के लिए, हर एक इंसान न्याय के लिए कोर्ट का जो दरवाजा वही खटखटाता है। चलिए कोई नहीं, आगे की हम रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात क्या, पीछे में लास्ट आर्टिकल हम बात किए थे, जागरूक। अगर आप अवेयर है, अगर आप जागरूक है, मतलब हमें पता नहीं चलता है, मतलब अब आप तो बुढ़े हो गए हैं, इससे पता नहीं चलता होगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि पॉइंट है जो कि होना चाहिए सबके अंदर, हर चीज के लिए, चाहे आप स्टडी से लेकर आप खाने पीने से लेकर सोने से लेकर हर एक्टिविटी के लिए लाइफ में जो भी होता है, जागरूक अवेयरनेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी देखिए वाटर के लिए, यहाँ भी आपको अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसके नुकसान है या फिर जो भी इसके गलत साइड इफेक्ट है, जो भी और भी बाकी फैक्टर, उसको बताने पड़ेंगे आपको, और इस तरीके से आप इस चीज को जागरूक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कुछ एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं, जो भी लॉ है इस लॉ में
रिफॉर्म कर दीजिए। लॉ में रिफॉर्म करके आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि लॉ में रिफॉर्म कर लिए तो इम्प्लीमेंट की बारी आती है। आप इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, ये भी समस्या। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये काम कर दिए, आपकी कभी कुछ आप बोल सकते हैं कुछ एरर हुआ, कुछ ग्रीवांस रहा, कुछ समस्या रही, तो उस ग्रीवांस के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कर दीजिए, ये कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो आई होप कि ये लास्ट आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं तीसरा आर्टिकल। 2 आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और आई होप कि दूसरा आर्टिकल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेकेंड। आगे आर्टिकल क्या है? तीसरा आर्टिकल बात कर रहा है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए ढांचा तैयार किया गया है। ये क्या होता है? यहाँ 3 वर्ड है। सॉवरेन भी है, इसको आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, सॉवरेन प्रेम्बर में लिखा हुआ है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। लेकिन यहाँ पर इसका यहाँ में नहीं वही है, लेकिन थोड़ा सेंस थोड़ा सा अलग है, किस सेंस में लिखा गया ये हम बात करेंगे। और ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो हम बॉन्ड समझेंगे, बॉन्ड क्या होता है, फिर ग्रीन समझेंगे, ग्रीन बॉन्ड साथ में जुड़ गया, फिर सॉवरेन समझेंगे। लेकिन अभी मामला है क्या, इसको समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने वैश्विक मानकों के अनुरूप, वैश्विक जो मानक यानी क्या बोल सकते हैं कि जो आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसके अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है, लेकिन ये इसका जो फाइनलाइजेशन है, इसका जो फाइनलाइजेशन वो कंप्लीट कर दिया, यानी कि इसको बोल सकते हैं फाइनलाइज्ड कर दिया गया है ना। स्टार्ट नहीं हुआ है ये बॉन्ड, अभी तक आप अभी इसको खरीद नहीं सकते हैं, स्टार्ट हुआ है। तो ये देखते हैं कि पहले इसको समझते हैं कि मेरे पास ज्यादा नहीं, कुछ ही पॉइंट है, और ये कुछ पॉइंट ये आपका काम का चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस ये देख लीजिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये कॉन्सेप्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। लेकिन हमें, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप पहले समझिए कि ये 3 वर्ड होता क्या है, फिर यहाँ बात करते हैं। बस 3 वर्ड यहाँ पर है, आपको इतना ही जानना है, क्योंकि मेंस में से क्वेश्चन पूछते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको पहले समझाते हैं कि आपके पास में 3 वर्ड है क्या। एक तो पहला बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड हो गया, फिर ग्रीन सॉवरेन। पहले बॉन्ड समझते, बॉन्ड समझ गए तो आप समझ जाएंगे बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि एक मुकेश है, या एक अपना नाम लेते हैं, ठीक है, संजीव और मुकेश, ठीक है। अगर हम मुकेश से कुछ हमें पैसे की नीड है, ठीक है, और मुकेश हमें कुछ पैसे देता है, वो भी क्या मतलब इंटरेस्ट पे, है ना, इंटरेस्ट पे दे रहा है, और मुकेश को मेरे पर विश्वास नहीं है। ऐसे पहले भी एग्जाम्पल ले चुके हैं इसके बारे में। मुकेश को मेरे पर थोड़ा डाउट लगता है, यार ये सर जो है ना भाग जाएंगे यार। तो मुकेश क्या करता है कि बॉन्ड लिखवाता है ना, व्हाइट पेपर लेता है, उसमें लिखता है कि संजीव नायक को हमने 200 रुपये दिए हैं, इस डेट को वो दे देगा, ठीक है। और ये चीज का मतलब जो भी एक प्रूफ होगा, प्रूफ एक रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे करते व्हाइट पेपर में वो लिख लिया, मेरे सिग्नेचर भी वो करवा लिया कि, और वो डेट भी लिख लिया कि हम इस तारीख को हम देने वाले हैं, यानी कि डेट भी फिक्स हो गया, हमने लिया है, वो भी इस पेपर में लिखा हुआ है। अब एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड दोस्त बोल सकते हैं, अगर उस पेपर को अपने पास रखता है तो हम ये बोलेंगे उस पेपर की जो वैल्यू है 200 रुपये है। कोई डाउट है? नहीं ना, नहीं, उस पेपर की वैल्यू 200 रुपये, क्योंकि उस पेपर को दिखाने से उस पेपर में मेंशन है कि हम आपको 200 रुपये देंगे, यानी कि ये गारंटी है। तो बॉन्ड भी कुछ इस तरीके से है, ये एग्रीमेंट है, एक पर्सन सरकार के बीच में, एक पर्सन कंपनी के बीच में, एक ग्रुप कंपनी के बीच में, एक ग्रुप सरकार के बीच में, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन के बीच में हो, एक और 2 पर्सन के बीच में हो रहा है, ये किसी के बीच में हो, लेकिन यहाँ पर सरकार की हम बात करेंगे, ठीक है। सरकार ये इशू की है। आपने सर क्यों इशू किया, सरकार क्यों इशू करती है? सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना। जैसे अभी यहाँ पर हम है ना, तो या इस जगह पर सोचे कि मेरी जगह पर सरकार है, सरकार को पैसे चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसे की नीड होती है। लेकिन ये जो पैसे चाहिए ना, आपको इंटरेस्ट भी देगी, प्रॉपर इंटरेस्ट। लेकिन आप पूछें सर ये बॉन्ड लेना है, मतलब ये तो सर ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर है, इसका क्या मतलब हुआ? जब ग्रीन यहाँ जुड़ गया, इसके पहले जब ग्रीन जुड़ गया, मतलब कुछ हरे की हम बात कर रहे हैं। देखिए आप बॉन्ड को परचेज करते हैं किसके लिए? अब ये जो आपने पैसे जो आप देंगे इस बॉन्ड को लेने के बाद में सरकार को,
वो पैसे खर्च कहाँ पर होंगे, यानी कि जो अगर सपोज कीजिए कि आपसे हम 200 रुपये लिए है ना उधार फॉर्म में, अब बॉन्ड आप एक उस बॉन्ड में आप लिख लिया कि हाँ आपसे हम पैसे लिए, और उस 200 का जो यूज है ना, अगर सपोज कीजिए कि हम इसको यूज करते हैं प्लांटेशन में, पेड़ पौधे लगाने में, या फिर हम ये करते हैं कि इसके लिए हम एक सोलर सेल खरीद लेते हैं, जो सन या कुछ भी खरीदते हैं जो कि हम आप ये कह सकते हैं कि इसमें पॉल्यूशन ना फैले, या फिर कुछ ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ गाय खरीद लिए, सपोज किए 200 में गाय आ गया, मिल रहा था कहने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है इसको कहीं नुकसान ना पहुंचे। अब जो रीन्यूएबल जो एनर्जी की हम बात करते हैं, या फिर आप ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एक्शन जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में हो, चाहे प्लांटेशन कीजिए या फिर जंगल को आप अफॉरेस्टेशन कीजिए, वाटर लेवल या फिर आप वाटर को कंजर्व कीजिए, जल संरक्षण। तो यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसी बॉन्ड के थ्रू जो पैसे आपको मिले हैं, तो ये आपका होगा ग्रीन बॉन्ड। बताइए कितना आसान था। मतलब ग्रीन बॉन्ड कुछ इस तरीके से का है कि अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट कहीं हरी भरी चीजें पे ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्यावरण में कोई प्रदूषण ना फैल सके, उसके जस्ट ऑपोजिट आप काम कर रहे हैं। आप उसको और भी साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आप उसके दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे क्लाइमेट चेंज का कुछ इश्यू है, हाँ ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ आइए पेपर 3, जीएस पेपर 3 जो है ये आपका इन्वायरमेंट क्लाइमेट का आपका टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक वर्ड और है, क्या सॉवरिन है, सॉवरिन भी है। अब क्योंकि यहाँ पर सॉवरिन है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मार्क उठ रहा है कि इस बॉन्ड को कौन कौन खरीद सकता है ना। इस बॉन्ड को जो इंडिया में है, जो भारत के लोग हैं, जो भारत में लोग, ग्रुप, एनजीओ जो भी है, ठीक है, वो खरीद सकते हैं, यस। क्या इसके अलावा कोई दूसरी कंट्री के जो लोग हैं या कंपनी या कोई बिजनेसमैन खरीद सकता है? तो बोले यस। कब? जब इसके पहले सॉवरिन लगा होगा, इसके पहले जब सॉवरिन वर्ड होगा तभी वो खरीद सकता है, ठीक है। तो सॉवरिन गोल्ड, सॉरी ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड तो है पहले से, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड ये लॉन्च हुई नहीं है, फ्रेमवर्क बन चुका है, पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, कैसे करना क्या नहीं करना है। अब ये लॉन्च होगा तो फिर हम इसको पढ़ाएंगे एक बार, और उसमें रिवीजन होगा, अभी तुरंत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये ढांचा बन चुका है, और सॉवरिन जब जुड़ गया यानी कि दूसरे कंट्री वाले भी इस बॉन्ड को ले सकते हैं। क्यों लेंगे वो? उसे भी इंटरेस्ट चाहिए, जो भी बॉन्ड ले रहा है उसे इंटरेस्ट चाहिए, उसे ब्याज चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हमें लेते तो हमें ब्याज चाहिए, कौन देगा? सरकार देगी। अपने सर ये तो बताइए आप, ये मतलब ग्रीन बॉन्ड लेकर क्या फायदा होने वाला है? इसमें सरकार के ऊपर एक बर्डन है किस चीज का? आपको अगर मालूम हो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या ग्लासगो आपका जो समिट हुआ था पिछले साल नवंबर का 2021 में, साफ साफ बोला गया कि भाई क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग सबको एक्शन लेने हैं, टफ एक्शन लेने हैं। कौन लेगा? सरकार तो ले नहीं पा रही, सरकार बिजी है अपना, ठीक है। तो इस बॉन्ड के जरिए आप जब बॉन्ड लेते हैं तो कुछ पैसे आप सरकार को देते हैं, और उसका यूज कहीं ना कहीं वो सरकार वहां पर कर लेंगे स्पेशली। अब उसके लिए अलग से मतलब बजट को अलोकेट करना या जो भी एलोकेशन है, एक्स्ट्रा अगर कुछ खर्च हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक के पैसे से हो जा रहे हैं ना, ये फायदा हो रहा है। तो इससे सरकार इसको लॉन्च की है, और ये इसका पूरा एक ढांचा तैयार हो चुका है। थोड़ा हम बात करते हैं, आई होप कि समझ में आ गया हो। ये जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट अभी अगर बात करें 2020 में, तो इसकी जो मार्केट है ना, मार्केट $1 ट्रिलियन की है। 2020 का ही डेटा है, ठीक है। तो शुरुआत की बात करें 2007 का वो टाइम जिस टाइम में फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया, किसकी तरफ से? तो EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एक बैंक की तरफ से इसको इशू किया गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि इसके बाद फिर 14 में, 15 में, ठीक है, 16 में आपका जो पोलैंड है, पोलैंड की कंट्री, वो भी इशू किया। 17 फ्रांस में, 18 इंडोनेशिया ने, आयरलैंड ने, बेल्जियम ने, लिथुआनिया ने, ठीक है, आयरलैंड ने, फिर 2019 नीदरलैंड ने, ठीक है, चिली, फिर आपका और भी बहुत सारे कंट्री ने लॉन्च किया। ये तो अब तो सीक्वेंस है, इसको आप याद नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये एक वित्तीय प्रपत्र है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। फाइनेंशियल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसकी वैल्यू है, आप इसके जरिए कहीं आपको फंड मिलता है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं भी एग्जांपल लिया ना कि उस पेपर का वैल्यू है, बस उस पेपर का वैल्यू यहाँ पर भी है 16,000 करोड़। ये क्या हम लिखे हैं? ये इस गोल्ड बॉन्ड में, यानी सॉरी गोल्ड ग्रीन बॉन्ड में इतने करोड़ लिखे हैं, हाँ करोड़ है,
इतने रुपये इसको इकट्ठा करने हैं, यानी ग्रीन बॉन्ड के जरिए, सॉरी ग्रीन बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ रुपए इसको इकट्ठा करना है, टारगेट ये है। तो चलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये नंबर, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा है नीचे GFWC हरित वित्त कार्य समिति, अब इस फ्रेमवर्क में जो ढांचा तैयार किया गया है, अब इस ढांचे को तैयार आगे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब उस एक्शन में हमें एक क्या चाहिए, एक हमें चाहिए कमेटी। अब उस कमेटी का काम क्या रहेगा, वो पूरी एक रूपरेखा तैयार करेगा कि हमें कैसे जो बॉन्ड है इशू करने हैं, किस तरीके से हमें इसे मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें इसको रेगुलेट करेंगे, ये सब चीज कौन करने वाला है, इसके लिए बॉडी बनाएगी। क्या नाम है इसका, हरित वित्त कार्य समिति। ये सारा काम ये देखने वाला है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होनी है। जिससे क्या होता है कि किसी भी एग्जाम्पल लेते, कोई मूवी बनती है, कोई मूवी जब बनती है ना, तो उसका डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर अपना बैठा होता है, डायरेक्टर को सारा सारा काम करना होता है। डायरेक्टर ने बोल दिया कि स्क्रिप्ट लाओ और मेरी तरफ से फंडिंग, ठीक है, लेकिन मेन काम कौन करता है, डायरेक्टर करता है। वो सारा एक्शन लेता है, डायरेक्ट करता है मूवी को। उसी तरीके से डायरेक्टर यहाँ का है, तो ये इसका डायरेक्टर है, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, क्या इसके फायदे होने वाले, ठीक है। तो 3 फायदे इसके हैं। पहला फायदा क्या है, इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर लो कार्बन एंड कार्बन रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स। जितने भी कार्बन के रिगार्डिंग, कार्बन को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। एक लंबा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है कि आपको तो रिटर्न्स मिलेगा ही, ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कि आपको जो ब्याज बोल रहे हैं वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा फायदा क्या होगा, इन्वायरमेंट फायदा होगा, इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, यानी पर्यावरण को इसमें फायदा पहुंचने वाला है। तीसरा क्या है, फॉर इशूअर, जो इशू करेगा, जो बॉन्ड इशू करेगा, न्यू इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड। अब जो इशू कर रहा है ना सारा, अब उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो न्यू इन्वेस्टर है कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बॉन्ड को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि आप नए नए इन्वेस्टर आएंगे, बॉन्ड को खरीदेंगे, आपके झोली में 16,000 करोड़ आ जाएंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आ गई है तो फिर आपको बताना चाहते हैं कि सर्वोदय जो बैच है ये आपका अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इसके लिए ऑफर अवेलेबल है वो आपका 75% का है, और कूपन आपको अप्लाई करना पड़ेगा I75, जहाँ आपको 4,999 में जो ये कोर्स आपको अवेल हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशंस और जूम आउट सेशन, ये भी आपको यहाँ मिल जाते हैं फीचर्स में। वन टाइम पेमेंट अगर नहीं करना हो तो आप EMI में ले सकते हैं। EMI में आपको 3 मंथ के लेने पड़ेंगे, और 3 मंथ में आपको 2,000 रुपीज पर मंथ लग जाएंगे। सेम कूपन कोड, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम फीचर्स इसमें भी, ठीक है, वही चीज़ है। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो एप्लीकेशन के लिए आप क्या करना है, आपको प्ले स्टोर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना एग्जामपुर, और सर्च करने के बाद में आपको एक इंटरफेस मिलेगा जिसका होगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इंस्टॉल कीजिए इसको, ओपन कीजिए, अपने नाम को रजिस्टर कीजिए, और वो आप इस तरीके से जो भी फीचर्स है एग्जामपुर में एप्लीकेशन में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे क्विज की बात करें और प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें, या फिर PDFs के बारे में बात करें, ठीक है, ये भी आपको फ्री मिल जाते हैं। पेड कोर्सेज ये आपको फ्री नहीं मिलते, कुछ थोड़ी बहुत पेड करने पड़ते हैं, ज़्यादा। जॉब सेलेक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन ये आपको मिल जाती है। फिर भी कुछ आपको डाउट होते हैं, मन में कुछ शंका, मन में कुछ डाउट होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर पे। और कभी कॉल ना लगता हो तो आप नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने फीडबैक ऑफ एंड कमेंट में देंगे, और फीडबैक अच्छा या बुरा दोनों कमेंट आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फीडबैक आप दे सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।